Hello, class 9th. Today we are going to study chapter number 3 in your science, atoms and molecules. So in this chapter we study about the different types of law of chemical combinations like law of conservation of mass, law of proportion, Dalton's atomic theory, and what is the atom, what are the molecules, what are the ions, and how we can write the atomic formula or how we can write a chemical formula of any compound. Okay, so let me start this discussion. What is the atoms and what is the molecules? At first we see that Democritus and Lysippus, these are the Greek scientists who suggested that if we go on dividing matter, a stage will come when particles obtained cannot be divided further. Democritus called these indivisible particles atoms. Okay, it means the atom is an indivisible particle of any type of element. बच्चों, एटम वो एक प्रकार का ये समझ लीजिए कि एटम जो है वो एक अविभाजित यानी कि जिसको और ज़्यादा डिवाइड नहीं किया जा सकता, इतना छोटे से छोटा पार्टिकल है किसी भी एलिमेंट का. ठीक है, मतलब किसी भी एलिमेंट का, किसी भी तत्व का, जो दुनिया में पूरे तत्व पाए जाते हैं, पूरे एलिमेंट पाए जाते हैं, उसमें किसी भी टाइप का जो पार्टिकल है उसको हम इतना छोटा पार्टिकल, अगर हम जैसे किसी एलिमेंट को डिवाइड करेंगे तो फर्दर मॉलिक्यूल्स में डिवाइड होगा, फिर मॉलिक्यूल्स जो है फिर डिवाइड होंगे तो छोटे से छोटा पार्ट बनेगा, वो एटम कहलाएगा. और एटम इतना छोटे से छोटा पार्टिकल है जिसको और ज़्यादा डिवाइड नहीं किया जा सकता. इसके बाद आता है एंटनी एल लेवाशियर दैट लेड द फाउंडेशन ऑफ केमिकल साइंसेज बाय एस्टैब्लिशिंग टू इम्पोर्टेंट लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये बहुत सारे साइंटिस्ट हैं वहाँ पर, उन्होंने कई सारी खोजें की हैं. उसमें एक एंटनी एल लवाशियर थे. उन्होंने ये देखा कि जो भी केमिकल सब्सटेंसेस हैं अगर उनको कंबाइन किया जाए तो उनके कंबाइन करने में भी कई सारे लॉज इस्टेब्लिश होते हैं. और वो क्या क्या लॉज हैं, आइए हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं. लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. इट इज़ गिवन बाय जोसेफ प्राउस्ट एंड लवाशियर एट फर्स्ट. सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सबसे पहला लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में आएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये क्या कहता है? ये आपको ये बताता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन. यानी कि सबसे पहला जो हमने ये एक रिलेशनशिप पढ़ा वो क्या था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि किसी भी प्रकार का कोई भी पदार्थ इस जो भी संसार में इसमें विद्यमान है उस पदार्थ को ना तो आप बना सकते हैं और ना ही वो नष्ट किया जा सकता है. नाइदर कैन बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब ना तो हम किसी पदार्थ को बना सकते हैं और ना ही उसको नष्ट कर सकते हैं, वो हमेशा किसी ना किसी दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाता है. यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. नेक्स्ट है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन इट इज़ ऑल्सो derived by Lavoisier and Proust. It will be well said by the Proust that in a chemical substance the elements are always present in definite proportions by their masses. प्राउस्ट ने कहा कि हर एक केमिकल सब्सटेंस, जो भी केमिकल पदार्थ है उसमें जो भी एलिमेंट्स भाग लेते हैं वो हमेशा अपने एक निश्चित प्रोपोर्शन में, उनका जो एक भार होता है वो निश्चित प्रोपोर्शन में वहाँ पे पाया जाता है. जैसे मान लीजिए वाटर है, तो वाटर कैसे बना? H2O, H2+O2. यानी कि जो वाटर हम बना रहे हैं ये वाटर हमेशा अपने बाई मास के रूप में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के मासेस के ज्वाइंट फॉर्म में बनता है. और जो भी इन दोनों का भार है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, ये दोनों का सम्मिलित भार ये आपका वाटर के मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है. तो यानी कि जो भी H2O का मॉलिक्यूल है वो दो प्रकार के पदार्थों से मिलकर बनता है, H2+O2. और H2 का जो मास प्रोडक्ट है या H2 का जो भार है और ऑक्सीजन का जो भार है, इन भारों के मॉलिक्यूल अपने डेफिनेट प्रोपोर्शन में जब बन जाते हैं तो वो H2O में प्रेजेंट होते हैं. यानी कि अगर हम H2O को देखें एक एलिमेंट के रूप या केमिकल सब्सटेंस के रूप में, तो इसमें जो पाए जाने वाले एलिमेंट है वो कौन है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और वो अपने डेफिनेट प्रोपोर्शन में यहाँ पर बाई मास प्रेजेंट है. नेक्स्ट इसमें आगे आता है कि डाल्टन आए. डाल्टन सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया कि यहाँ पर जो मैटर पाया जाता है पूरे संसारों में, वो सारे संसार में जो एटम पाया जा रहा है या मैटर पाया जा रहा है उसका सबसे छोटे से छोटा पार्टिकल जो कि इंडिविजिबल है उसको हमने एटम कहा. और एटम को डाल्टन ने अपनी एटमिक थ्योरी के द्वारा इन्होंने एटमिक थ्योरी दी और उन्होंने ये बताया कि जो भी एटम है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के अंतर्गत ही उसको एक्सप्लेन उन्होंने किया.
अब एटम की परिभाषा जब एटॉमिक थ्योरी में दी गई डाल्टन की, तो उन्होंने क्या क्या बताया इसमें उन्होंने बताया कि इन द मैटर वेदर एन एलिमेंट और अ कंपाउंड अ मिक्सचर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी कहती है कि यहाँ पर इस संसार में पाए जाने वाला कोई भी मैटर हो, कोई भी सब्सटेंस हो, कोई भी पदार्थ हो, या भी कोई तत्व हो, एलिमेंट हो, या भी कोई यौगिक हो, कंपाउंड जैसे वाटर है, वाटर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है, तो और या कोई मिक्सचर है जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, वो कैल्शियम कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, तो इस संसार में पाया जाने वाला कोई भी सब मैटर हो, कोई भी सब्सटेंस हो, कोई भी एलिमेंट हो, कोई भी कंपाउंड या मिक्सचर हो, वो सभी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने और उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को क्या बोलेंगे? एटम बोलेंगे। ओके, अभी जो पॉस्टुलेट थे वो इन 5 पॉइंट्स या 6 पॉइंट्स के फॉर्म में डाल्टन ने अपनी थ्योरी में दिए। पहला क्या कि हाँ, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। सारे के सारे पदार्थ बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हैं जिनको एटम कहा गया। एटम्स आर ऑलवेज इंडिविजुअल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। एटम्स जो है वो अविभाजित पार्टिकल हैं। अविभाजित का मतलब है इनडिवाइडिजिबल, यानी कि इसको और छोटे छोटे भाग में डिवाइड नहीं किया जा सकता। इतने छोटे पार्टिकल होते हैं, इनको ना तो बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है किसी केमिकल रिएक्शन में। तीसरा, एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास। जितने भी एटम्स होते हैं किसी भी एलिमेंट के, वो सारे के सारे अपने मास में, अपने भार में हमेशा बराबर होते हैं, एक जैसे होते हैं और किसी भी केमिकल प्रॉपर्टीज में भी सेम होते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के अंदर अगर मान लीजिए कोई 10 एटम होंगे, तो 10 एटम जो होंगे वो सारे के सारे अपने भार में और अपने केमिकल प्रॉपर्टीज में सारे के सारे आइडेंटिकल होंगे, सेम होंगे, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि हाइड्रोजन का एक एटम जो है वो 1.2 हो और एक एक जो है 1.01 हो जाए, सबका भार एक जैसा हो। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैज डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अब आता है कि जो डिफरेंट एलिमेंट जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनके एलिमेंट्स जो हैं ये डिफरेंट है। तो हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के जितने भी एलिमेंट होंगे वो आपस में तो सेम होंगे, लेकिन अगर हाइड्रोजन जो है उसके सारे एटम ऑक्सीजन के सारे एलिमेंट से अलग होंगे, यानी कि अपने मास में और अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज में अलग अलग होंगे। तो यहाँ हमें देखना पड़ेगा कि जो एलिमेंट है, अगर एक एलिमेंट है तो उसके सारे एटम जो होंगे वो सेम होंगे, और अगर वो डिफरेंट एलिमेंट है, अलग अलग एलिमेंट है, तो उनके अपने मास के अकॉर्डिंगली और अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंगली वो सारे के सारे उनके एटम भी अलग अलग। अब आता है फिफ्थ, एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ अ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड। एटम जो कभी भी कंबाइन करेगा दूसरे एटम से, वो हमेशा एक निश्चित रेशियो के फॉर्म में कंबाइन करेगा और वो कंबाइन करने के बाद में एक होल नंबर बनाएगा जिससे कंपाउंड बनेगा। जैसे अगर हम वाटर की बात लेते हैं तो वाटर में हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल होगा और ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल होगा, दोनों मिल करके कंबाइन हो गए वाटर का एक पूरा एटम का मॉलिक्यूल बना लेंगे, तो डेफिनेट रेशियो में बनाते हैं। फिर है तीसरा, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। कि जो भी कंपाउंड आप बात करेंगे उसके जो रिलेटिव नंबर होगा और जो उसमें डिफरेंट टाइप के एटम्स ने पार्टिसिपेट किया है तो वो हमेशा कांस्टेंट रहते हैं, उसकी मात्रा हमेशा निश्चित है। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों ही पानी के कंपाउंड में सेम होंगे और उनका भार हमेशा एक निश्चित प्रपोर्शन में होगा। ओके, अब आता है कि अगला हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द मॉडर्न डे सिंबल्स ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। मैं एलिमेंट्स की बात कर रही हूँ बच्चों। एलिमेंट में कई टाइप के एलिमेंट हैं जिनके डिफरेंट सिंबल, जैसे हाइड्रोजन का सिंबल है वो इस तरह बिंदी करके आता है, कार्बन है, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर, आयन, और ये आयरन है, कॉपर के लिए सी, लेड के लिए एल, सिल्वर के लिए एस, गोल्ड सिल्वर का एस सिंबल इन्होंने यूज़ किया है, गोल्ड के लिए जी, और प्लेटिना के लिए पी, मरकरी के लिए इस तरह का सिंबल, ये जो सिंबल कुछ एटम्स के लिए दिए जाते हैं। अब हम बात करेंगे बच्चों कि एटॉमिक रेडियस जो होती है वो एटम को कैसे निर्धारित करती है। कोई भी एटम उसके अपनी रेडियस पर डिपेंड करता है। अगर रेडियस बड़ी है तो एटम की रेडियाई बड़ी होगी तो एटम बड़ा होगा, और अगर रेडियाई छोटी है तो एटम छोटा होगा। जैसे लिखा गया है कि 1/10⁹ मीटर इक्वल टू 1 नैनोमीटर, या कह सकते हैं 1 मीटर इक्वल्स टू 10⁹ नैनोमीटर। ये एक मीजरिंग स्केल है एटॉमिक रेडियस की। रिलेटिव साइज़ की बात करें तो हाइड्रोजन का एटम जो है वो, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन का एटम सबसे छोटा है 10⁻⁻10 मीटर, मॉलिक्यूल ऑफ वाटर 10⁻⁹ मीटर, मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन 10⁻⁸ मीटर, ग्रेन ऑफ सैंड 10⁻⁴ मीटर, आंट that is 10⁻⁻2 meter, and watermelon is 10⁻⁻1 meter. Now we come on the IUPAC. What is the IUPAC? IUPAC is an institute, or it is a institute of International Union of Pure and Applied Chemistry.
विच अप्रूव द नेम ऑफ एलिमेंट्स। बच्चों ये जो जितने भी आपको नेम दिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए सिल्वर के लिए एस इन्होंने बताया है, प्लेटिनम है, मरकरी है, तो इनके नाम किसने रखे? इनके नाम एक संस्था रखती है जिसका नाम होता है IUPAC। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये हमेशा सारे एलिमेंट्स के नेम को अप्रूव करती है और इन्हीं के अकॉर्डिंगली जो है नेम्स, केमिकल नेम्स जो है हर केमिकल के रखे जाते हैं और वही जो है सिंबल भी यूज़ करती है। अब जैसे मान लीजिए कि आपको किसी एलिमेंट का सिंबल देना, तो ये बात ध्यान रखिए कि एलिमेंट का जो सिंबल है वो हमेशा 2 अल्फ़ाबेट के फॉर्म में दिया जाएगा और उसमें जो पहला अल्फ़ाबेट होगा वो हमेशा कैपिटल बनेगा और जो दूसरा एलिमेंट होगा या दूसरा जो अल्फ़ाबेट होगा वो स्मॉल बनेगा। जैसे मैंने कहा हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन में तो एक ही एलिमेंट, एक ही यूज़ किया H। अब इसको कैपिटल H यूज़ करेंगे क्योंकि पहला। एल्यूमिनियम के लिए क्या है, Al यूज़ करते हैं। अब एल्यूमिनियम में जो अल्फ़ाबेट A है वो कैपिटल बनेगा और जो इसके आगे L लगता है वो स्मॉल। ऐसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड में C कैपिटल पहला अल्फ़ाबेट है और ऑक्सीजन जो है वो O, दूसरा एलिमेंट या दूसरा जो अल्फ़ाबेट है वो स्मॉल बनेगा। तो हम CO ऐसे लिखेंगे कि C को कैपिटल लिखेंगे, O को स्मॉल लिखेंगे, दोनों को कैपिटल नहीं लिखेंगे। कोबाल्ट की बात है, ये कोबाल्ट कहते हैं इसको। ओके, जिंक के लिए Zn यूज़ किया जाएगा जिसमें Z कैपिटल और N स्मॉल। क्लोरीन के लिए Cl इस्तेमाल किया जाएगा जिसमें C फॉर क्लोर यानी कि क्लोर ग्रुप में CH, यहाँ C जो है कैपिटल बनेगा और L स्मॉल। ऐसे ही आप बहुत सारे एलिमेंट्स देख सकते हैं, उनके सिंबल देख सकते हैं। यहाँ पे पूरी टेबल दी गई है, ये टेबल मैं आपको सेंड भी कर दूँगी, अपनी कॉपी में बना लीजिएगा। जैसे एल्यूमिनियम का Al है, आर्गन का Ar, बेरियम का Ba, बोरन का B, ब्रोमीन का Br, कैल्शियम का Ca, कार्बन का C, क्लोरीन का Cl, कोबाल्ट का CO, कॉपर का Cu, फ्लोरीन का F, गोल्ड का Au। एक्चुअली बच्चों गोल्ड का नेम ऑरस दिया गया है, तो ऑरस के अकॉर्डिंगली ये जो नाम है वो दिया गया है यहाँ पे Au। हाइड्रोजन का H, आयोडीन का I, आयरन के लिए Fe, क्योंकि आयरन के लिए हम लोग बात करेंगे फेरस की, फेरस। लेड Pb, मैग्नीशियम Mg, नियॉन Ne, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, पोटेशियम का नाम दिया गया है कैलियम, तो कैलियम के अकॉर्डिंगली K, सिलिकॉन Si, सिल्वर Ag, इसको अर्जेंटाइट भी बोलते हैं और अर्जेंटाइट की वजह से इसको नाम दिया गया है Ag। सोडियम को नाइट्रियम बोला जाता है और इसीलिए इसका नाम दिया गया है Na, जिसमें N कैपिटल है और A स्मॉल। सल्फर S, यूरेनियम U और जिंक के लिए Zn जिंक। ओके, Z कैपिटल और N स्मॉल। अब बच्चों बात करेंगे व्हाट आर द एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है? तो ईच एलिमेंट हैड अ कैरेक्टरिस्टिक एटॉमिक मास और एटॉमिक मास को हम लोग AMU में डिनोट करते हैं, एक एब्रिविएशन यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। ये डिफ़ाइन किया जाता है AMU के द्वारा और इसको जब हम लिखते हैं तो उसमें हम ये बताते हैं कि जो एटॉमिक मास यूनिट है वो क्या डिफ़ाइन करती है। तो इसके लिए एक डेफिनेशन दी गई है कि 1 एटॉमिक मास is always a mass unit which is equal to or equivalent to exactly 1/12 of the mass of one atom of carbon 12। मतलब किसी भी एलिमेंट के अगर आप एक यूनिट मास की बात करते हैं तो उसको एटॉमिक मास कहा जाता है और एक एटॉमिक मास जो है वो किसी भी तत्व का एक मास यूनिट के इक्वल होता है, जो कि एग्जैक्टली कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो 12 है। तो कार्बन 12 से इसकी तुलना की गई है कि कार्बन 12 के जितने भी एक एटम का मास होता है उसके इक्वलेंट होता है। ओके, तो इसलिए इसकी ये डेफिनेशन आप लर्न कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1 एटॉमिक मास यूनिट इज अ मास यूनिट इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। मतलब कार्बन 12 के एक एटम का जो भी मास होगा उस मास के का 1/12वां भाग जो है वो एक एटॉमिक मास यूनिट कहलाएगा या 1 एटॉमिक मास होगा। अब आता है इसके बाद कि हम बात करेंगे व्हाट इज द रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है? द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज द एवरेज मास ऑफ द एटम एज कंपेयर टू 1/12 मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम। यानी कि जो ये रिलेटिव एटॉमिक मास की बात कर रहे हैं वो किसी भी एटम में, किसी भी एलिमेंट के कोई भी एटम की बात करें
तो वो एक औसत संख्या है या औसत मास भार है या कह सकते हैं एवरेज मास है किसी भी एटम का, जो कि कार्बन 12 से कंपेयर किया जाता है। कार्बन 12 के 1/12 ऑफ द मास से जब कंपेयर करेंगे तो जो भी उसके एलिमेंट के मास का एवरेज मास निकलेगा वो रिलेटिव एटॉमिक मास कहलाएगा। ओके, अब आता है इसके बाद, जैसे हमने कहा हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का एलिमेंट एटॉमिक मास 1, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5 और कैल्शियम का 40। हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट? एटम एग्जिस्ट कैसे करता है? एटम फॉर्म्स द मॉलिक्यूल्स। कई सारे एटम्स जब एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, एग्रीगेट करते हैं, तो वो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं और आयंस बनाते हैं। ये मॉलिक्यूल्स और आयंस एग्रीगेट होते हैं बहुत बड़े नंबर में, जिससे कि वो मैटर बनता है, जिसको हम फील देख कर सकते हैं, टच कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। अब आता है व्हाट इज अ मॉलिक्यूल। अगर आप किसी भी मॉलिक्यूल को डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो कई सारे ये एटम बनाएगा। ओके, यानी कि कई सारे एटम और आयन एग्रीगेट करेंगे तो क्या बनाएंगे? वन मॉलिक्यूल। तो अब हम कहें अगर परिभाषा की व्हाट इज द मॉलिक्यूल, so molecule is a general a group of two or more atoms that are chemically bonded together, that is tightly held together by attractive forces। इसका मतलब ये हुआ कि मॉलिक्यूल जो है वो जनरली एक ऐसे ग्रुप में है जिसमें दो या दो से अधिक एटम आपस में एग्रीगेट करते हैं, केमिकल बॉन्डिंग के द्वारा जुड़े रहते हैं और जुड़ने के बाद में वो एक साथ टाइटली हेल्ड होते हैं, टाइटली बंधे रहते हैं एक दूसरे के साथ, और इनको बोलते हैं, और इनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स काम करता है। यानी कि अगर मैं कई सारे यहाँ पे छोटे छोटे पार्टिकल्स या एटम्स बनाऊँ और ये आपस में क्या कहते हैं कि अट्रैक्टिव फोर्स, एक टाइटली अट्रैक्टिव फोर्स से जुड़े रहेंगे, तो ये जो एक संरचना पूरी बन जाएगी, ये क्या कहलाएगी? दिस इज कॉल्ड एज वन मॉलिक्यूल। इसको एक वन मॉलिक्यूल। और ए मॉलिक्यूल कैन बी डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड दैट इज कैपेबल ऑफ एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड शो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंस। मतलब मॉलिक्यूल जो है वो किसी भी एलिमेंट का एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल हो सकता है, किसी भी कंपाउंड का एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल हो सकता है, जिसमें ये कैपेबिलिटी होती है कि वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखेगा, कि हर एक एलिमेंट से स्वतंत्र होगा और वो अपने सब्सटेंस की सारी प्रॉपर्टी शो करेगा। जबकि एटम्स क्या होता है, उसी एलिमेंट में या डिफरेंट एलिमेंट के साथ ज्वाइन करके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, यानी कि कई सारे एटम मिलेंगे तो एक मॉलिक्यूल बन जाएगा। ओके, अब आता है बच्चों की मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स की हम बात करेंगे। तो द नंबर ऑफ एटम्स कंस्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल इज नोन एज द इट्स एटोमिसिटी। किसी भी जो एलिमेंट है उसमें अगर हम नंबर ऑफ एटम्स को देखें, कई सारे नंबर ऑफ एटम्स जितने जुड़े होते हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर, वो उसको एटोमिसिटी कहलाते हैं। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में O2, यानी कि ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, तो ऑक्सीजन के अंदर जो दो एटम है, तो ऑक्सीजन के अंदर जब दो एटम है तो ऑक्सीजन की एटोमिसिटी कितनी होगी? 2। ऐसी ओजोन की एटोमिसिटी होती है 3, तो इसलिए ओजोन का सिंबल हम बनाते हैं O3। ओजोन का क्या सिंबल बनाते हैं बच्चों? O3। तो इस तरीके से ये एटोमिसिटी डिनोट करता है। एटोमिसिटी का मतलब हुआ कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी नंबर ऑफ एटम हैं वो उसकी एटोमिसिटी को शो करते हैं। अब आता है इस तरीके से देखें तो हमारे पास कई सारी मेटल और नॉन मेटल हैं। तो नॉन मेटल में से आर्गन है, ये मोनोटॉमिक है, हीलियम मोनोटॉमिक है, ऑक्सीजन डायटॉमिक है क्योंकि दो इसके मॉलिक्यूल जुड़ते हैं, दो एटम होते हैं। हाइड्रोजन भी डायटॉमिक है, H2 लिखते हैं, दो एटम होते हैं। नाइट्रोजन इसमें डायटॉमिक है, इसमें दो होते हैं, N2। क्लोरीन डायटॉमिक है, तो क्लोरीन डायटॉमिक इसलिए है क्योंकि Cl2 लिखी जाती है। फॉस्फोरस है वो टेट्रा एटॉमिक है, P4 लिखा जाता है। सल्फर है वो पॉली एटॉमिक सिटी शो करता है, इसके लिए सल्फर के लिए एस बहुत सारे इसमें एटम्स जुड़े होते हैं। अब हम बात करेंगे बच्चों कि अगर आपको सिंपल रेशियो निकालना पड़े तो आप कैसे निकालेंगे। देखिए एक एग्जांपल दिया है, एलिमेंट है मान लीजिए हाइड्रोजन, इसका रेशियो बाई मास 1 है और एटॉमिक मास यूनिट 1 है। तो दोनों को क्या करेंगे, मास रेशियो अपॉन एटॉमिक मास डिवाइड कर देंगे, 1/1 = 1। तो सिंपल रेशियो क्या आया इसका? यहाँ पर सिंपल जो रेशियो है इसका देखा गया है, सिंपलेस्ट रेशियो वो 2 देखा गया। अब दूसरा है कि ऑक्सीजन में 8 होते हैं मास और एटॉमिक मास 16 है, तो 8/16 1/2। तो इसका जितना भी आपका मास रेशियो पर एटॉमिक मास आता है उसका दुगना कर जाता है। तो इसका सिंपल रेशियो जो है 1 की जगह 1 × 2 = 2 दिख रहा था, ऐसे 1/2 × 2 = 1 दिखेगा।
तो जो भी आपका सिंपलेस्ट रेशियो है उसको हमेशा 2 से मल्टीप्लाई करके आप उसकी एटॉमिसिटी बता सकते हैं या उसका सिंपल रेशियो बता सकते हैं। अब आता है आयन। व्हाट इज़ द आयन? आयन क्या होता है? आयन में बच्चों हम लोग ये देखेंगे कि कोई भी आप एटम है या कोई भी एलिमेंट है, जब वो टूटता है तो वो हमेशा दो पार्ट में टूटेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट। ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज स्पीशीज कहलाती हैं आयंस। सो द कंपाउंड कंपोज्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल कंटेन चार्ज स्पीशीज। जो भी कंपाउंड्स होते हैं जिसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स होते हैं, ये हमेशा मैक्सिमम जो मेटल्स होती हैं वो चार्ज स्पीशीज रखती हैं अपने अंदर, और यही चार्ज स्पीशीज आयंस कहलाती हैं। एन आयन इज अ चेन पार्टिकल एंड कैन बी नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज। आयन जो होता है वो चेन पार्टिकल हो सकता है, ये नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज होता है। एक नेगेटिवली चार्ज आयन को हम लोग क्या बोलते हैं? एन आयन। नेगेटिवली चार्ज को एन आयन, और पॉजिटिवली चार्ज को बोलते हैं कैट आयन। जैसे सोडियम क्लोराइड की बात करें तो सोडियम में Na+ और Cl-। तो सोडियम का Na+ जो प्लस आयन है वो कैट आयन है, और जो निगेटिव पार्ट है क्लोराइड Cl- वो क्या है इसका? एन आयन। तो प्लस को कैट आयन और माइनस को एनायन बोलेंगे। हर एक कंपाउंड जो भी ब्रेकडाउन होता है जब उसका, तो वो दो पार्ट में टूटता है, एक प्लस और एक माइनस में। ओके, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है तो कैल्शियम ऑक्साइड में Ca+ होगा और ऑक्सीजन जो होगी वो माइनस में जाएगी। मैग्नीशियम सल्फाइड में मैग्नीशियम प्लस में होगी, 2+ में, और सल्फर जो होगी वो माइनस में होगी। सोडियम क्लोराइड में सोडियम प्लस में होगा और क्लोरीन क्या होगी? माइनस में, क्लोराइड आयन बनाएगी। अब इसके बाद बच्चों ये पूरी टेबल है, इसमें सिंबल्स भी दिए हुए हैं, और यहाँ पर आपको बाकायदा सिंबल्स आयंस के बताइए। सोडियम का Na+ है, पोटेशियम का K+ है, सिल्वर का Ag+ है, कॉपर का Cu+ है। तो ये जो इनके ऊपर प्लस माइनस आता है, कैसे आता है? ये एक्चुअली क्या होता है, ये इसकी वैलेंसी शो करता है। वैलेंसी क्या होती है? द कंबाइनिंग पावर फॉर कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज इट्स वैलेंसी। मतलब किसी भी एलिमेंट के साथ जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है वो वैलेंसी कहलाती है। यानी कि कोई भी एटम या कोई भी पार्टिकल किसी भी दूसरे एटम और पार्टिकल से कितनी एटम को ले करके या दे करके जुड़ सकता है, तो उसकी जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है वो वैलेंसी कहलाती है। ये वैलेंसी वैसे हम लोग जो शो करते हैं, तो जो भी एलिमेंट है उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में या आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा प्रेजेंट हैं या कितने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा एब्सेंट हैं, उसके आधार पर ये शो होती है। जैसे अगर मैंने कहा आपको कि सोडियम है, तो सोडियम में बच्चों देखो, सोडियम का हम निकालेंगे तो यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। तो हम इसको डिवाइड करते हैं तो 281 इसका कन्फिग्रेशन पड़ता है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जैसे ये K शेल है, ये L शेल है, ये M शेल है, तो यहाँ पर देखेंगे कि K में 2, L में 8 और आउटर मोस्ट ऑर्बिट ये बना, सबसे बाहर का ऑर्बिट, इसमें 1 है, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसमें ज़्यादा है। वैसे तो सबके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होने चाहिए। अगर यहाँ 8 पूरे हो गए तो ये एक्स्ट्रा 1 बचेगा, वो किसको देगी? दूसरे को देगा। तो ये 1 जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में बचा है, ये अपनी, यानी कि इसके पास एक ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा जो है वो +1 शो करेगा। इसीलिए सोडियम के ऊपर हमेशा +1 चार्ज होता है, ऐसे सोडियम दिखते हैं हमेशा। ठीक है, ये सोडियम है। क्लोरीन की बात करते हैं। अगर क्लोरीन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर है 17 का हम कन्फिगरेट करते हैं तो 287 आता है, 287। अब 7 क्या है कि इसको ऑक्टेट पूरा करने में एक इलेक्ट्रॉन अपना किसी से लेना पड़ेगा, यानी कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, वो उसके लिए लिखेंगे -1। ओके, तो क्लोरीन के ऊपर जो चार्ज आएगा वो क्या आएगा? -1, तो Cl- लिखते हैं। ओके, और सोडियम अपना एक एक्स्ट्रा दे सकता है तो इसको लिखते हैं प्लस, सोडियम प्लस। तो जो दे सकता है उसको हम बनाएंगे कैटायन, प्लस में वैलेंसी शो करेंगे, और जो लेने की प्रवृत्ति रखता है उसको माइनस में शो किया जाता है। ठीक है, तो ये इसकी वैलेंसी है। वैलेंसी के अकॉर्डिंगली हम उस पर प्लस और माइनस चार्ज लगाते हैं। अब आता है बच्चों इसके बाद, किसी भी केमिकल फार्मूले को लिखने के लिए या कोई भी वैलेंस शेल देखने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? कुछ नियम होते हैं। जैसे आप उसकी वैलेंसी और चार्ज आयन जितने भी होते हैं उनको बैलेंस करना पड़ेगा आपको। किसी भी कंपाउंड में जो भी मेटल और नॉन मेटल कंसिस्ट होगा उसका सिंबल आपको बाकायदा लिखना पड़ेगा। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड के लिए CaO लिखेंगे, सोडियम क्लोराइड के लिए NaCl लिखेंगे, आयरन सल्फाइड के लिए FeS, कॉपर ऑक्साइड के लिए CuO। अब दूसरी बात आती है कि कंपाउंड में जो भी आप लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ जो भी उसके सिंबल लिखेंगे उनको आपको बैलेंस करना होगा, बराबर बनाना होगा। चलिए मैं कुछ बताती हूँ आपको। जैसे छोटा, जैसे ये है एग्जांपल्स।
जैसे अगर मुझे लिखना है हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, तो H की वैलेंसी 1 है, क्लोरीन की भी 1 है, तो क्या करेंगे, इधर वाली वैलेंसी 1 क्लोरीन की वैलेंसी के साथ ये कंबाइन करेगा और Cl जो है वो हाइड्रोजन की वैलेंसी के साथ कंबाइन करेगा, तो ये बनाएगा HCl। ऐसे ही हाइड्रोजन सल्फाइड में देखिए हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 2 और सल्फर की होती है 1, तो H2S, तो यहाँ फॉर्मूला बनेगा H2S। कार्बन टेट्राक्लोराइड में क्या है, कार्बन का C1 और क्लोरीन का 4, तो कार्बन जब भी इससे सहयोग करेगा क्लोरीन से, तो यहाँ 1 कंपाउंड होता है, कार्बन का 1 एलिमेंट होता है, और क्लोरीन के 4 एलिमेंट इसके साथ जुड़ जाते हैं, आकर के 4 आयन इसके साथ कार्बन के साथ जुड़ते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड में, तो इसलिए लिखते हैं CCl4, क्रॉस करके हमेशा जुड़ता है। मैग्नीशियम में जो है ये इसकी वैलेंसी शो करता है 2 और क्लोरीन की वैलेंसी 1 माइनस में, तो इसलिए MgCl2, यानी कि क्लोरीन हमेशा 2 के साथ इसमें से इसके साथ जुड़ जाएगा, तो MgCl2 दिखाए। अब आता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड में Al के 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के 3 आयन यहाँ पे जुड़ेंगे, तो ये Al2O3 बनाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड में देख लीजिए Ca के 2 और ऑक्सीजन के 2, तो यहाँ बनाएगा ये कैल्शियम ऑक्साइड Ca2O2। अब NaNO3 की बात करते हैं, तो ये बनाता है Na के साथ 1 मॉलिक्यूल और NO3 का 1 चार्ज, तो NaNO3। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में CaOH का होल ट्वाइस, यानी कि Ca का 1 मॉलिक्यूल या 1 आयन और OH के 2 मॉलिक्यूल या 2 आयन, तो ये बनाएंगे CaOH का होल ट्वाइस। ये आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड अबाउट दिस। Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट, सोडियम में यहाँ सोडियम के 2 मॉलिक्यूल और कार्बोनेट का 1, Na2CO3 ये आयन प्रेजेंट करेगा। NH4 का होल ट्वाइस SO4, यानी कि NH4 के अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल या 2 आयन और सल्फेट में SO4 का केवल 1 चार्ज आयन, तो NH4 का होल ट्वाइस SO4, ये अमोनियम सल्फेट। बच्चों आई होप दैट यू विल वेल अंडरस्टैंड फॉर दिस। ये पार्ट 1 अभी तक खत्म हुआ है बच्चों, मैं पार्ट 2 में नेक्स्ट आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगी, मोलिकुलर मास एंड मोल कॉन्सेप्ट। तब तक के लिए टिल देन गुड बाय। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर these videos and please keep watching again and again and continue this watching, that you will well understand with this lesson. Okay, goodbye.